गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल है भाई? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रेमचंद्र कुमार चौधरी, साहिल शाही। कम है क्या? क्या हाल है भाई? वीरेंद्र, दर्शन बॉय, साहिल शाही, महेंद्र, आ जाओ भाई, लाइव आ जाओ सारे लोग। तो दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। हिंदी में कहेंगे इसको मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति। तो हमने इसमें बात कर ली है। यस नेम सिंह, बिल्कुल सही। राम राम भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आर्यन, नेम सिंह, नमस्कार रवि रंजन, रंजीत राज। चलो दोस्तों, तो हमारा टॉपिक चल रहा था कि इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो अभी तक हमने बात कर ली कि इन्फ्लेशन क्या होता, इन्फ्लेशन कब होता, इन्फ्लेशन कैसे होता, इन्फ्लेशन अच्छा होता, इन्फ्लेशन बुरा होता, इन्फ्लेशन कहाँ तक अच्छा होता, इन्फ्लेशन कहाँ से बुरा होता। सामने मैडम जी आ गई हैं, कह रही हैं यहाँ क्लास क्यों लगा दी। अब बताओ दोस्तों, पढ़ाने नहीं दे रहे थे लोग हैं। सो इज देयर एनी कंडीशन फॉर सेलेक्टिंग बेस ईयर? No, there is no condition for selecting the base year. The government decides the base year by setting up a committee. हाँ, पहले आप चाय पी लो, नेम सिंह जी तुम भी पी लो। चलो बात करते हैं। तो हमने बहुत सारी बातें कर ली, अच्छा होता बुरा होता, कैसे अच्छा कैसे बुरा। मैडम थोड़ी देर यहाँ पढ़ा लें, फिर वहाँ चले जाएंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। तो कैसे अच्छा कैसे बुरा, कितने प्रकार का होता, कहाँ से अच्छा कहाँ से बुरा, और दोस्तों कैसे मेजरमेंट होता, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, जीडीपी, डिफ्लेटर, किसके लिए अच्छा होता किसके लिए बुरा होता। एंड लास्ट पार्ट बचा है जो आज डिस्कस होगा, और वो है दिस कंट्रोलिंग। आखिर मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति के नियंत्रण कैसे होते हैं। तो आज की क्लास का टॉपिक है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को कंट्रोल करना। आशा करता हूं कि आपके जीवन में सब कुछ कुशल मंगल होगा। बिल्कुल कुशल मंगल है नेम सिंह जी। अब आप ध्यान से पढ़ लें तो आपका भी जीवन कुशल मंगल हो जाएगा। आर्यन कुमावत, ठीक है भाई, तुम्हारी पहली क्लास हो तुम मौज लो। सर आप सिलेबस कहाँ लिखाया है? अभी तुम चिंता नहीं करो, जो पढ़ा रहे वो ध्यान से सुनो। दीपक, चलिए दोस्तों, तो आखिर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है? तो दो तरीके हैं भारत में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के दोस्तों। पहला तरीका है जिसे हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। हिंदी माध्यम के छात्र छात्राओं के लिए इसे कहेंगे मौद्रिक नीति। दूसरा तरीका है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, और उसे हम कहेंगे फिस्कल पॉलिसी, और हिंदी में कहेंगे राजकोषीय नीति। तो ये दो पॉलिसीज हैं, दो नीतियां हैं भारत में, जिनके जरिए इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का नियंत्रण होता है। अब सबसे अच्छी बात ये
कि आखिर ये मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति होती क्या है। सॉरी, मौद्रिक नीति को और राजकोषीय नीति के जरिए कंट्रोल कैसे होता है। तो अब आने वाली जो क्लास है हमारी, मतलब अभी से लेकर जब तक हम खत्म करेंगे, तो हम यही बातें करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी है क्या और कैसे कंट्रोल होता है। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों जरा ध्यान से सुनना कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो मौद्रिक नीति है, ये आरबीआई की पॉलिसी है। ये आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। और फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बॉडी है। ये वित्त मंत्रालय बनाता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये भारत सरकार की नीति है। अर्थात मौद्रिक नीति आरबीआई बनाता है, राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय भारत सरकार बनाता है। तो ये आरबीआई की नीति है और वो भारत सरकार की नीति है। दूसरी, आखिर इन दोनों नीतियों के द्वारा, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी हो या फिस्कल पॉलिसी हो, क्या किया जाता है? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल। इसका मतलब क्या किया जाता है? इन दोनों पॉलिसीज के थ्रू हम लोग करते हैं कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने वाली बॉडीज हैं, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। अब एक बहुत बढ़िया बात कि आखिर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कैसे करते हैं। दोस्तों, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, याद करिए आप लोग, मनी सप्लाई, मुद्रा की आपूर्ति को क्या करके? मुद्रा की आपूर्ति को कम करके। और डिफ्लेशन का कंट्रोल होता है, अपस्फीति का कंट्रोल होता है मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति, मुद्रा की आपूर्ति को क्या करके? बढ़ाकर। तो यहाँ ध्यान सुनना जरा, इस पूरे के पूरे, सर मेरा एनडीए का एग्जाम है, ठीक है। तो दोस्तों इस पूरे के पूरे प्रोसेस को समझिए। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? तो मैंने यहाँ लिखा है कि जो मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति, ये दो भारत की नीतियां हैं और इन दो नीतियों के द्वारा मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति का नियंत्रण होता है। और तो और जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आरबीआई की पॉलिसी है और जो राजकोषीय नीति है वो भारत सरकार की नीति है। दूसरी बात, इन दोनों नीतियों के द्वारा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है और जो इन्फ्लेशन है, जो मुद्रास्फीति है, इसका नियंत्रण मनी सप्लाई को कम करके होता है और जो डिफ्लेशन है, अपस्फीति है, इसका नियंत्रण मनी सप्लाई को बढ़ाकर होता है। मुझे लग रहा है इतनी बातें सबको समझ में आ गया होगा, राइट। सोवरन के बाद इन्फ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन नहीं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। क्या होता? मुद्रास्फीति, अपस्फीति। क्या होता? आज की क्लास में ये बिल्कुल नहीं बताया जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी हम कितने बार बता चुके हैं और आज लास्ट पार्ट चल रहा है इस चैप्टर का। चलिए दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। अब लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन, लेट्स स्टार्ट द कहानी फ्रॉम द, सबसे पहले जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे वो करेंगे फिस्कल पॉलिसी से। सबसे पहले हम फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति को समझेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले फिस्कल पॉलिसी। तो पहले हम पूरी की पूरी फिस्कल पॉलिसी समझेंगे और फिर इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी की बारी आएगी। तो पहले हम देखेंगे दोस्तों कि आखिर जो राजकोषीय नीति है, अर्थात जो फिस्कल पॉलिसी है, इस राजकोषीय नीति, इस फिस्कल पॉलिसी के द्वारा कंट्रोल कैसे होता है। तो चलिए जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पहले मेंशन कर देते हैं कि फिस्कल पॉलिसी किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की है। दूसरी किस लिए है? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए है। और कैसे कंट्रोल होगा? तो बाय कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई इन द कंट्री, देश में मुद्रा की आपूर्ति के नियंत्रण के लिए। तो जो हिंदी में लिख रहे हैं वो लोग जोर से अपने आप तुरंत लिखें।
कि आखिर मौद्रिक नीति राजकोषीय नीति भारत सरकार की नीति है। पॉइंट नंबर 2, इसके द्वारा सरकार हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है, अर्थात मुद्रा की आपूर्ति या हम कहें लिक्विडिटी, तरलता का नियंत्रण करती है। कैसे करती है आज की क्लास में आप लोग सीखेंगे, लेकिन उससे पहले जरा देख लें कि आखिर राजकोषीय नीति है क्या, आखिर फिस्कल पॉलिसी होती क्या है और इस पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों, जो फिस्कल पॉलिसी है, जो राजकोषीय नीति है, इसमें 2 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट इसमें है उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अर्थात सरकार के व्यय। जो सबसे पहला यंत्र है फिर राजकोषीय नीति में वो है सरकार के व्यय, खर्च। और दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो है दोस्तों गवर्नमेंट रेवेन्यूज। वो है गवर्नमेंट रेवेन्यूज अर्थात सरकार के राजस्व। तो सरकार पूरे हिंदुस्तान में मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति का नियंत्रण करती है, या तो अपने व्यय खर्चों के जरिए या अपने राजस्व, अपने इनकम के जरिए। राजस्व का मतलब है रेवेन्यू, का मतलब है इनकम, का मतलब है आय, राइट। अब मैं एक बात और बता दूं, इसी फिस्कल पॉलिसी को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बजटरी पॉलिसी। इसे बजटरी नीति भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं किया जाएगा और जल्दी से आप लोगों को ये बताया जाएगा कि आखिर सरकार हर साल अपना पैसा कहाँ कहाँ खर्च करती है और कहाँ कहाँ से सरकार के पास पैसा आता है। तो वी विल डिस्कस इन डिटेल कि आखिर कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ कहाँ सरकार का पैसा जा रहा है। अर्थात अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति को सीख रहे हैं और फिर इसके बाद हम लोग इस पॉलिसी के द्वारा इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे होता है इसकी बात करेंगे। तो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि आखिर ये मॉनेटरी पॉलिसी है क्या और फिर इस पॉलिसी के द्वारा नियंत्रण कैसे होता है ये बात करेंगे। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स देख लें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हर साल सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है कहाँ, पब्लिक वर्क पे। पब्लिक वर्क का मतलब है दोस्तों लोक निर्माण पर। आप लोगों ने एक डिपार्टमेंट अवश्य सुना होगा, PWD, लोक निर्माण कार्यालय। अर्थात हर साल करोड़ों रुपए हमारे देश की सरकार रोड्स हो गया, डैम्स हो गया, ब्रिजेस हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, इन सब पर खर्च करती है। इतना ही नहीं, हर साल हमारे देश की सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है कहाँ, पब्लिक वेलफेयर के ऊपर। हिंदी में बोलते हैं लोक कल्याण के ऊपर। हर साल हमारे देश की सरकार करोड़ों रुपए पब्लिक वेलफेयर पर खर्च कर रही है। पब्लिक वेलफेयर का मतलब है जैसे स्कॉलरशिप हो गया, जैसे दोस्तों ओल्ड एज पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन हो गया, जैसे दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हो गए, जैसे बेरोजगारी भत्ते, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, राइट। दोस्तों हर साल हमारे देश की सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है सब्सिडीज के ऊपर। आप लोगों ने सुना है सब्सिडीज पर खर्च होता है। हर साल हमारे देश की सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है डिफेंस के ऊपर, सेना के ऊपर। दोस्तों ये सारे सरकार के खर्चे हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दोस्तों ये सारे सरकार के करोड़ों रुपए के खर्चे हैं और जरा देखें तो सरकार के पास पैसा कहाँ कहाँ से आता है। तो सबसे पहले हर साल सरकार के पास जो करोड़ों रुपए आता है वो आता है करों से, टैक्सेस से। जल्दी बताइए, यस। हर साल सरकार के पास करोड़ों रुपए आता है तो कहाँ से? करोड़ों रुपए आता है पब्लिक बोरोइंग से।
पब्लिक बोरोइंग्स का मतलब है दोस्तों लोक ऋण। हर साल सरकार करोड़ों रुपए लोगों से ऋण लेती है। लोक ऋण, हर साल सरकार करोड़ों रुपए लोगों से ऋण लेती है, लोगों से लोन लेती है। आखिर सरकार लोगों से लोन लेगी, बहुत सारे बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे। यस, हर साल सरकार का एक रेवेन्यू, एक राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा लोक ऋण पब्लिक बोरोइंग्स के द्वारा आता है। अब ये लोगों से लोन कैसे लेती है, तो एक टर्म होता है इकोनॉमिक्स में जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स या कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जो लोग हिंदी माध्यम के छात्र छात्राएं हैं वो ऐसे लिखें, सरकार के बॉन्ड्स या सरकार की प्रतिभूतियां, सिक्योरिटीज। दोस्तों हर साल सरकार करोड़ों रुपए गवर्नमेंट बॉन्ड्स के द्वारा लोगों से लोन लेते हैं। अगर मैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स को डिफाइन करूं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को समझाऊं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को परिभाषित करूं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स की मीनिंग बताऊं, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स का मतलब है दीज आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स बाय विच गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम द पब्लिक। ये वे यंत्र होते हैं जिनके द्वारा सरकार क्लास तभी से स्टार्ट थी, क्लास बंद नहीं हुई जब से। देखो कहाँ से लास्ट क्या था। अगर मैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स को डिफाइन करूं, तो दोस्तों गवर्नमेंट बॉन्ड्स की परिभाषा जो है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स का मतलब है ये वे इंस्ट्रूमेंट हैं, ये वे यंत्र हैं, भाई कमेंट, ये वे इंस्ट्रूमेंट हैं, ये वे यंत्र हैं जिनके द्वारा सरकार लोगों से पैसा उधार ले, तो उसे हम कहेंगे गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को अगर आप पेपर में कॉपी में लिखना चाहते हैं, इसकी डेफिनेशन, इसकी मीनिंग तो लिख लीजिए, दीज आर दोज इंस्ट्रूमेंट, ये वे यंत्र हैं बाय विच, जिनके द्वारा गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम द पब्लिक, सरकार लोगों से पैसा उधार लेती है, तो उसे हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इसके एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों एनएससी, केवीपी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्रा। अब ये क्या होते, चलते हैं जरा आगे डिस्कशन करेंगे। आखिर ये एनएससी क्या है, केवीपी क्या है, तो जरा देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख रहे हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स, हिंदी में से कहेंगे सरकार के बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स का मतलब है सॉरी दोस्तों, थोड़ा स्वास्थ्य खराब है। दोज इंस्ट्रूमेंट्स, वे यंत्र, बाय विच, जिसके द्वारा गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम द पब्लिक। हिंदी में वे यंत्र जिनके द्वारा सरकार लोगों से पैसा उधार ले, लोगों से ऋण ले, उन्हें गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सरकार के बॉन्ड कहते हैं। एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया आप सभी लोगों को, इसका एग्जाम्पल है एनएससी, इसका एग्जाम्पल है केवीपी। चलिए दोस्तों जरा डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर एनएससी होता क्या है। तो जरा एनएससी को देखेंगे। एनएससी का मतलब है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हिंदी में से कहते हैं राष्ट्रीय बचत पत्र। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का मतलब होता है दोस्तों राष्ट्रीय बचत पत्र। तो सबसे पहली बात कि जो एनएससी है अवेलेबल होता है इन द पोस्ट ऑफिसेस। सो एनएससीज आर अवेलेबल इन द पोस्ट ऑफिसेस। तो एनएससी पोस्ट ऑफिसेस में होते हैं, डाकघरों में होते हैं। दूसरी बात एनएससीज आर अवेलेबल इन द डिनोमिनेशन ऑफ। किस किस के डिनोमिनेशन में होता है, तो ये ₹100, ₹500, ₹1000,
5,000 एंड रुपीज़ 10,000। दोस्तों NSCs इन डिनोमिनेशंस में पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध होता है। हाय गाइज, आर यू लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस क्लास लाइव? तो प्लीज़ एक बार अपना कमेंट करें और बोलें सर को समझ में भी आ रहा है नहीं। अभी पूरा आएगा, बस सुनते जाइए। तो NSCs आर अवेलेबल इन द पोस्ट ऑफिसेस। अगर आप NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को लेना चाहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा। दूसरा, इनका डिनोमिनेशन, जैसे नोट, जैसे इंडियन रुपी नोट है तो नोट का डिनोमिनेशन है 10 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट। हाँ, अंकित जो अंकित अमाउंट होता है, जैसे उसके ऊपर होता है 500 का नोट, 2000 का नोट। यस, इसी तरीके से इनका जो डिनोमिनेशन है वो 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये और 10,000 रुपये है। इसका मतलब यहाँ पर मुझे दो बातें बतानी होगी आप लोगों को कि जो NSC है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, मिनिमम अर्थात आप इसमें कम से कम कितना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, तो मिनिमम 100 रुपये। दूसरी बात, मैक्सिमम कितना रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं। तो जब मैक्सिमम की बात करते हैं, अधिक से अधिक की बात करते हैं, तो आपको बता दें नो लिमिट, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो आपने कहा 10,000 तक का है, लेकिन दोस्तों मैक्सिमम डिपॉजिट करने की लिमिट नहीं है। जैसे अगर आप मान लो 2 लाख रुपए डिपॉजिट करना चाहते हैं NSC में, तो आप लोगों को 10-10 हज़ार रुपए के 2 लाख तक जब तक ना हो जाए, वैसे 10-10 हज़ार के 10 तो 1 लाख, 20 तो 2 लाख, तो आपको इतने NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ कि एक्चुअली है क्या। मान लो आप गए पोस्ट ऑफिस, ध्यान से सुनना, बहुत प्रैक्टिकल उन बच्चों के लिए जिन्हें कुछ नहीं पता, बिल्कुल साधारण लैंग्वेज में। आप गए पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में आपने कहा कि भाई साहब मुझे अपना पैसा NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जमा करना है। तो वो भाई साहब आपसे पूछेंगे बताइए कितना। मान लो आप लोगों ने कहा 50,000 रुपये, तो वो कहेंगे लाइए दीजिए। आपने 50,000 रुपये लिए, उन पोस्ट ऑफिस वाले भाई साहब को दे दिए। अब वो आपको पकड़ाएंगे एक पेपर। अब सुनने सीखने की बात ये है, उस पेपर पे लिखा होगा क्या, तो उस पेपर पे लिखा होगा ऊपर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, राष्ट्र बचत पत्र, नीचे लिखा होगा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके नीचे लिखा होगा आप लोगों का नाम, उसके नीचे लिखा होगा अमाउंट 50,000, और उसके नीचे लिखा होगा क्या, वो सीखने वाली बात है, वो लिखा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो दोस्तों वर्तमान में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.9%। बता दूं, फॉर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019। और कब तक, जुलाई से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर, टिल सितंबर एंड 2019, हर 3 महीने में इनका रेट रिवाइज होता है। आपको पता होना चाहिए कि हर 3 महीने में इनका रेट रिवाइज होता है, अर्थात ये 1 जुलाई से आखिरी सितंबर 2019 तक ये रेट है 7.9%। बता दूं, वहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि अभी अभी ये 8% था, इसमें 0.1% कम हुआ है, राइट। तो उसमें लिखा होगा 7.9%। उसके नीचे लिखा होगा डेफिनेटली, उसके नीचे लिखा होगा मैच्योरिटी, अर्थात कितने समय बाद ये मैच्योर होगा। तो इसकी जो मैच्योरिटी है वो है 5 ईयर्स, मतलब 5 सालों के लिए NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, राष्ट्र बचत पत्र में पैसा डिपॉजिट होता है। 5 सालों के लिए आप इसमें पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। एक और बहुत अच्छी बात आप लोगों को बता दूं कि जो NSC है, जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, इट इज़, इसका जो लॉक इन पीरियड है, लॉक इन पीरियड का मतलब कि कितने समय तक पैसा लॉक में रहता है, तो इसका लॉक इन पीरियड है दोस्तों 5 ईयर्स, अर्थात इसमें 5 सालों के लिए पैसा डिपॉजिट होता है और 5 साल ही इसका लॉक इन पीरियड है।
अर्थात एक बार अगर आप लोगों ने एनएससी में पैसा डिपॉजिट कर दिया तो अगले 5 सालों तक आप पैसे को विड्रॉ, पैसे को निकाल नहीं सकते हो। बोलो क्लियर है? अब एक्चुअली है क्या तो सुनिए। तो उस पेपर के ऊपर लिखा था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप लोगों का नाम 50,000 रुपए, इंटरेस्ट 7.9%, टाइम पीरियड या मैच्योरिटी पीरियड 5 इयर्स। तो दोस्तों इसका मतलब है कि आप लोगों ने एनएससी में सरकार को 50,000 रुपए दिए और सरकार ने आप लोगों से कहा कि 5 साल बाद हम आपको आपके 50,000 रुपए और 7.9%, 7.9% के ब्याज दर के अकॉर्डिंग इतना रुपए वापस कर देंगे। तो जल्दी से मुझे बताइए कि आप लोगों ने, आई नीड दिस इन द कमेंट, कमेंट जल्दी कमेंट, कि आप लोगों ने सरकार को एनएससी में 50,000 रुपए जमा किए और सरकार ने 5 साल बाद 7.9% पर एनम प्रति वर्ष के हिसाब से, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, क्या आप लोगों से 50,000 रुपए 5 साल के लिए उधार लिया या नहीं लिया? जल्दी बताइए, क्या ये समझ में आ गया कि हाँ सरकार लोगों से पैसा उधार लेती है? जल्दी से बताइए कमेंट के द्वारा। तो उसे हम बोलेंगे एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय बचत पत्र। एक और दोस्तों, यस साहिल शाही ने कहा लिया, बहुत बढ़िया। प्रेमचंद्र कुमार चौधरी लिया, महेंद्र यस, आशीष सिन्हा ने कहा यस। तो इसका आर्यन कुमावत ने कहा या, तो या आई। तो दोस्तों दीपक कुमार हाँ सर राइट। तो दोस्तों आप लोग समझ गए। त्रिभुवन ने कहा यस सर, सोनी वर्मा हाँ। तो आप लोग समझ गए कि हर साल सरकार के पास रेवेन्यू का एक स्रोत है जिसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड, सरकार के बॉन्ड, और उसका एग्जाम्पल है एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों को एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि जो एनएससी है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, इट इज टैक्स एग्जाम्प्टेड इंस्ट्रूमेंट। टैक्स एग्जाम्प्टेड इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि जो पैसा आप एनएससी पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो पैसा टैक्स से एग्जाम्प्टेड है, मतलब उस पैसे पर सरकार टैक्स माफ करती है। लेकिन बता दूं मैं, मैक्सिमम, अधिक से अधिक, अप टू ₹1.5 लाख, अधिक से अधिक जो पैसा माफ करती है वो करती है मैक्सिमम 1.5 लाख, क्योंकि ये 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत आता है। तो बस आपको इतना याद नहीं रखना कैसे करती है, तो जब टैक्स पढ़ेंगे दोस्तों तो हम आपको सिखा देंगे कि आखिर कैसे टैक्सेस, कैसे ये 1.5 लाख होता है, इसमें टैक्स से माफ होते हैं, ये अपन बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन इतना हमने सीख लिया कि हाँ हर साल गवर्नमेंट करोड़ों रुपए लोगों से पैसा उधार ले रही है, जिसे हम कहते हैं एनएससी, राइट। 100 रुपीज़ वाला कमर्शियल, क्या लिखा है ये, सीपी क्या है, 5 ईयर के लिए टैक्स एग्जेम्पशन टू 1.5 लाख फॉर एवरीवन, यस फॉर एवरीवन। सर एक बात पूछूं सर, क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता क्या कि सरकार इंटरेस्ट ही ना दे पाए? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो इसलिए पूछ रहा था कि एनएससी में इन्वेस्ट कर सकूं जब पैसे हों। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सरकार इंटरेस्ट ना दे पाए। दोस्तों दीज आर वेरी सेफ, वेरी सेफ, और आपका पैसा 100% रिटर्न है, आप उसकी चिंता नहीं करें। निकाल नहीं सकते तो डाल तो सकते हैं, नहीं ना डाल सकते ना निकाल सकते। नेम सिंह, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एफडी इन पोस्ट ऑफिस। ये पोस्ट ऑफिस का एक प्रकार का स्पेशल काइंड का एफडी है, और एफडी की परिभाषा होती है फिक्स्ड डिपॉजिट। तो इसमें वन टाइम डिपॉजिट होता और वन टाइम विड्रॉल होता। बढ़िया क्वेश्चन। तो कल मैं भी दोस्तों वन टाइम डिपॉजिट होता और वन टाइम इसमें 80C एक सेक्शन है, 80C इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, राइट। तो दोस्तों ये पोस्ट ऑफिस का एक प्रकार का एफडी हो, और एफडी की परिभाषा होती है वन टाइम डिपॉजिट, वन टाइम विड्रॉल, राइट ना। चलिए, तो ये तो ज्ञान हो गया एनएससी के बारे में, और मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ गए कि हाँ
एनएससी के द्वारा सरकार लोगों से पैसा उधार लेती है। नाउ द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है केवीपी, और केवीपी का मतलब है किसान विकास पत्रा। किसान विकास पत्रा, केवीपी, किसान विकास पत्रा। दोस्तों आप लोगों ने कई बार ऐसा जरूर सुना होगा कि पोस्ट ऑफिस में अपना पैसा जमा कराओ, कुछ सालों बाद आपका पैसा हो जाएगा डबल। ऐसा आपने कई बार सुना। एवरी ईयर 1.5 लाख पर एग्जाम्पशन मिलता है? नहीं, एवरी ईयर नहीं, जिस ईयर आपने पैसा डिपॉजिट किया वो 1.5 लाख का आपको टैक्स एग्जाम मिलेगा। प्रतीक गांगवार, बस। तो हाँ, कोई भी पैसा डाल सकता है। एनीवन कैन डिपॉजिट मनी, यू, मी, whoever कैन डिपॉजिट मनी इन द एनएससी एंड केवीपी। किसान विकास पत्रा सिर्फ इसका नाम है, ऐसा नहीं कि सिर्फ किसान पैसा डिपॉजिट करते हैं। हाँ ये है कि वॉट एवर द इनकम इज जनरेटेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम केवीपी, द एंटायर इनकम इज गोइंग टू एक्सपेंड बाय द गवर्नमेंट एंड द एग्रीकल्चरल वेलफेयर और द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स। दोस्तों किसान विकास पत्र में कोई भी व्यक्ति पैसा जमा कर सकता है, लेकिन उस पैसे जो हम लोगों ने पैसे जमा किए तो जो सरकार के पास पहुंचे, सरकार उस पैसे का कृषि के विकास या किसानों के कल्याण पर खर्च करती है। राइट ना दोस्तों, किसान विकास पत्र केवीपी और एनएससी। अब केवीपी को देखते हैं तो किसान विकास पत्र केवीपी हमारे हिंदुस्तान में स्टार्ट हुआ था 1988, 1988 में। सो इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1988, 1988। दोस्तों आप लोगों ने कई बार ऐसा जरूर सुना होगा कि पोस्ट ऑफिस में पैसा डिपॉजिट कराओ और कुछ सालों बाद पैसा हो जाता है डबल। ऐसा सुना कि नहीं? जल्दी बताओ। मुझे नहीं, खाता आता नहीं, खोलना पड़ता है। तो अब मुझे जल्दी से कमेंट में द्वारा चाहिए कि कुछ बच्चों ने तो जरूर सुना होगा कि पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कराओ और कुछ सालों बाद आपका पैसा हो जाएगा डबल, आपका पैसा हो जाएगा दोगुना। अगर आपने ऐसा सुना है तो मैं आपको बता दूं, यस, आशीष सिन्हा, दीपक कुमार, इन दोनों ने सुना है। तो दोस्तों उसी को बोलते हैं केवीपी, किसान विकास पत्र। ये पोस्ट ऑफिस में मिलता है दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी बताया, और ये पोस्ट ऑफिस में मिलता है सॉरी। और इसमें हमारी जो मनी है, हमारा जो मुद्रा है, हमारा जो पैसा है वो डबल होके मिलता है। जो भी पैसा हम डिपॉजिट कराते हैं वो डबल होकर मिलता है। राइट ना। अब दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जो किसान विकास पत्र है, जो केवीपी है, इसमें पैसा डबल होकर मिलता है। तो हमारे हिंदुस्तान में किसान विकास पत्र वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1988। भारत में किसान विकास पत्र 1988 में प्रारंभ हुआ। और मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं कि लोग इसमें अपना पैसा बहुत बेहतरीन तरीके से जमा कर रहे थे। लेकिन दोस्तों 2011 में हुआ कुछ यूं कि हमारे देश की सरकार ने कहा कि देखो जरा, किसान विकास पत्र में कुछ घपलेबाजी चल रही है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो दोस्तों एक श्यामला गोपीनाथ कमेटी बनाई गई भारत में। श्यामला गोपीनाथ आरबीआई की एक गवर्नर साहिबा थी। दोस्तों एक महिला गवर्नर थी श्यामला गोपीनाथ जी। तो श्यामला गोपीनाथ जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने कहा कि सरकार किसान विकास पत्र को तुरंत बंद कर दिया जाए। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में किसान विकास पत्र बंद हो गया था। किसान विकास पत्र बंद होने का कारण था मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कन्वर्टिंग ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी। जब हम काले धन को सफ़ेद धन में कन्वर्ट कराते हैं तो हम लोग उसे मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कराना मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। तो दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में किसान विकास पत्र बंद हो गया। लेकिन जब मोदी सरकार आई पहले सेशन में 2014 का, जब इसने जुलाई में बजट पेश किया, जब इसने जुलाई 2014 में बजट पेश किया तो इसने साफ साफ कहा कि हम लोग किसान विकास पत्र को दोबारा से रीलॉन्च करेंगे। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं, मोदी सरकार ने जुलाई 2014 में इसकी घोषणा की और नवंबर 2014 में इसे रीलॉन्च कर दिया। आजकल ये पोस्ट ऑफिस में मिल रहा है
और इस ये जो किसान विकास पत्र है इसका डिनोमिनेशन है ये कितने कितने का मिलता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इस समय जो किसान विकास पत्र का डिनोमिनेशन है, जो अंकन होता है अमाउंट, वो होता है ₹1000, ₹5000, ₹10,000 और ₹50,000। दोस्तों ये इन डिनोमिनेशंस में अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर हमने दो बातें सीखी कि ये जो मिनिमम है कम से कम कितने तक का है, 1000 रुपये तक इसमें मिनिमम डिपॉजिट होता है। और हमने साथ में सीखा कि जो मैक्सिमम है तो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। 50,000 का तो डिनोमिनेशन है, सीखा नहीं अब सीख रहे। तो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है पैसे जमा कराने की, राइट। और अब हम बात करें तो इसका जो करंट इंटरेस्ट रेट, जो इसका ब्याज दर है जो आज की तारीख में चल रहा है, तो आज की तारीख में इसका ब्याज दर दोस्तों इसका इंटरेस्ट रेट है 7.6%। बता दें अभी ये 7.9% था, लेकिन अब ये 7.6% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय वर्तमान में हो गया है। 7.8% इसका वर्तमान में इंटरेस्ट रेट हो गया है। और दूसरी बात जो आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि सर ये बताइए कि आखिर मनी डबल कब होगी, तो आजकल जो मनी डबल हो रही है, जो मनी दुगनी मिल रही है, वो मिल रही है दोस्तों 113 मंथ्स में। 113 मंथ्स की बात करें तो दोस्तों 12 नम्मा 108, 9 years and 5 months। दोस्तों वहीं पर आपको बता दें कि अभी इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.7% से कम होकर 7.6% हुआ। और ये कब हुआ? ये हुआ दोस्तों 1 जुलाई से कब तक? जुलाई, अगस्त, सितंबर 2019 तक। दोस्तों सितंबर 2019 तक ये रेट रहेगा, राइट। लेकिन जब 7.7% था तब पैसा डबल 114 मंथ्स में होता था, लेकिन आजकल पैसा डबल 113 महीने 9 years 5 months में पैसा डबल हो रहा है, राइट। दूसरी बात, जो किसान विकास पत्र है इसका लॉक इन पीरियड क्या है? तो दोस्तों इसका लॉक इन पीरियड है मात्र 2.5 साल, 2.5 years, बोले तो 30 months। तो इसका लॉक इन पीरियड है 30 महीने। एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो किसान विकास पत्र है इट इज नॉट अ टैक्स एग्जेम्प्टेड। दोस्तों ये टैक्स एग्जेम्प्टेड नहीं होता है, अर्थात इस पर कर माफ नहीं होता। इट इज नॉट अ टैक्स एग्जेम्प्टेड इंस्ट्रूमेंट, इस पर कर माफ नहीं होता है। तो ये रहा कंप्लीट ज्ञान केवीपी किसान विकास पत्र के ऊपर। चलिए दोस्तों मुझे कमेंट में ये जरूर चाहिए, जल्दी से बताइए, अगर मान लो आप लोगों ने 2 लाख रुपए किसान विकास पत्र में डिपॉजिट किए और सरकार ने आपसे कहा कि 9 साल 5 महीने बाद अर्थात 113 महीने बाद मुझसे 4 लाख रुपए ले जाना, तो क्या सरकार ने आप लोगों से 2 लाख रुपए 9 साल 4 महीने के लिए अर्थात 113 महीनों के लिए उधार ले लिए या नहीं लिए? तो आपका जवाब है ऑब्वियसली ले लिए, क्योंकि सरकार 2 लाख रुपए ले रही है और 113 महीनों बाद 4 लाख रुपए दे रही है। तो ऐसे हम बोलेंगे किसान विकास पत्र, और इसके द्वारा सरकार लोगों से पैसा उधार लेने का काम करती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं। थैंक यू सो मच। तो आगे हम लोग बात करते हैं जो बात कर रहे थे, क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर कि आखिर जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो मौद्रिक नीति है, इसमें क्या फिस्कल पॉलिसी है, राजकोषीय नीति है, उसमें क्या क्या है। तो हम लोग बात कर रहे थे ये कि जो फिस्कल पॉलिसी है वो 2 चीज़ों से संबंधी है। एक तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, सरकार के व्यय, और दूसरी गवर्नमेंट के रेवेन्यूज। तो हमने देखा कि सरकार के जो रेवेन्यूज है, राजस्व है, मतलब इनकम है, मतलब जो आय है, पैसा है, वो कहाँ से आता है? तो इसका पैसा आता है नंबर 1 टैक्सेस के द्वारा, करों के द्वारा।
एंड नंबर 2 पब्लिक बोरोइंग, सरकार लोगों से लोग ऋण देती है, लोगों से बोरो करती है, जैसे एनएससी हो गया, किसान विकास पत्र हो गया। तीसरा सरकार के पास और पैसा कहाँ से आता है दोस्तों, जरा सीख लीजिए, वो आता है डिसइन्वेस्टमेंट से। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है, हिंदी में जो लोग लिख रहे हैं वो लिख ले विनिवेश। इसके अलावा सरकार के पास जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है, विनिवेश से, डिसइन्वेस्टमेंट से। सो डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेश से। आखिर डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है, तो डिसइन्वेस्टमेंट वाली इमेज लगा दो एक मिनट। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कन्वर्टिंग, बैठ जाओ भाई, क्या ओके। Now, converting public sector into private sector is called disinvestment. ध्यान समझना, विनिवेश का मतलब होता है दोस्तों कि जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं, जो पब्लिक सेक्टर हैं, इनको प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करना। जो पब्लिक सेक्टर है इसे प्राइवेट सेक्टर में तो दोस्तों जो जो डिसइन्वेस्टमेंट है, विनिवेश है, तो विनिवेश का मतलब होता है कि अब जो पब्लिक सेक्टर है, सार्वजनिक क्षेत्र हैं, उन्हें प्राइवेट सेक्टर, उन्हें निजी क्षेत्र में कन्वर्ट करना कहलाता है डिसइन्वेस्टमेंट, कहलाता है विनिवेश, राइट। तो सर फिर तो एनएससी में ही इन्वेस्ट करने लायक है क्योंकि वो टैक्स फ्री है, तो वो आपके ऊपर है। लेकिन दोनों का एक ये भी है कि अगर आप एनएससी में करते हो तो पैसा 5 साल के लिए ब्लॉक हो जाएगा, केवीपी में करते हो तो 2.5 साल बाद आप पैसा निकलवा सकते हैं। तो दोनों के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। चलिए दोस्तों एक बात और ना, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं, जो पब्लिक सेक्टर्स हैं, जब भी मैं बोलूं पब्लिक तो मैंने पहले बोल रखा है इज इक्वल टू गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करना। अर्थात जो भी सरकारी कंपनियां हैं जैसे भेल, गेल, सेल, एनटीपीसी, ओएनजी, आईओसीएल, बीपीसीएल, जितनी भी सरकारी कंपनीज हैं, अगर मान लो जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन या बीएचईएल या मान लो एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, दोस्तों जितनी भी ये सरकारी कंपनियां हैं, अगर सरकार इन कंपनियों को सेल ऑफ कर दे, इनके शेयर्स और इनको बेच दे टू द प्राइवेट कंपनीज, तो उसे हम कहेंगे डिसइन्वेस्टमेंट। जैसे मान लो सरकार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो आईओसीएल है, इसके अगर सरकार 40% शेयर, 10%, 15%, 60% जो भी शेयर्स उठाए और रिलायंस इंडस्ट्रीज, सहारा या टाटा को बेच दिया, तो दोस्तों उसे हम कहेंगे डिसइन्वेस्टमेंट, उसे हम कहेंगे विनिवेश। तो दोस्तों जल्दी से बताइए, क्या डिसइन्वेस्टमेंट करने से सरकार के पास रेवेन्यू, सरकार के पास राजस्व आएगा या नहीं आएगा? मुझे जल्दी से इस सवाल का जवाब चाहिए। तो दोस्तों यस, सरकार के पास रेवेन्यू आएगा और सरकार का राजस्व इससे बढ़ेगा। आप लोग समझ गए। तो दोस्तों इसे हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, इसे हम लोग बोलते हैं विनिवेश। और दोस्तों अगर हम अच्छी तरह बात करें तो डिसइन्वेस्टमेंट को ही बोला जाता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब हिंदी में होता है निजीकरण। अगर सरकार पब्लिक सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर में बेचेगी तो इसे कहेंगे प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण करना, अर्थात पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करना। और बाय डूइंग सो, ऐसा करने से सरकार की जेब में रेवेन्यू, सरकार की जेब में राजस्व आता है। तो मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए कि ये फिस्कल पॉलिसी, ये राजकोषीय नीति क्या है। तो दोस्तों फिस्कल पॉलिसी दो चीजों से संबंधी है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स एंड गवर्नमेंट के रेवेन्यूज, राइट। अभी देखिए क्या क्वेश्चन आएगा। तो कई सारे क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म हो गए। तो नंबर 1 फॉर्म हो गया कि राजकोषीय नीति क्या है। तो दोस्तों वो या किस लिए है, किसकी है, क्या क्या चीजें होती। तो अब आप सारा जवाब देने वाले हो। अब हम लोग फाइनली इसका यूज करेंगे और अब आगे हम बहुत प्रैक्टिकल बात करने जा रहे हैं कि आखिर इस राजकोषीय नीति के जरिए, इस फिस्कल पॉलिसी के जरिए हमारे हिंदुस्तान की जो सरकार है और हमारा जो हिंदुस्तान है, यहाँ पर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कंट्रोल कैसे होगा। दोस्तों आखिर हम बात करेंगे कि जो राजकोषीय नीति है, इस नीति के द्वारा आखिर कैसे हमारे हिंदुस्तान में जो मुद्रास्फीति है
या जो अविस्फीति है आखिर इसे कंट्रोल कैसे किया जाएगा। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को आखिर कैसे कंट्रोल करेंगे, जरा इसकी बात करते हैं। राइट, तो आप लोग याद करें और जल्दी से मुझे बताएं जल्दी से कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करेगी। याद करिए, अभी भी मैंने बताया था कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे देश की सरकार मनी सप्लाई को, मुद्रा की आपूर्ति को कम करेगी, और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे देश की सरकार मनी सप्लाई, मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाएगी। तो ये दो तरीके हैं हमारे हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो अजीत यादव कह रहा कैसे नोट्स बनाए हम लोग सर, कुछ लिखवाते नहीं सर आप। तो अजीत यादव आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। अभी क्या है कि सबसे अच्छी बात तो ये है, हाँ इसी में होगा। तो सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि अजीत यादव साहब आप भले ही पहली बार पढ़ रहे होंगे, लेकिन जो बंदा यहाँ खड़े होकर पढ़ा रहा वो पहली बार नहीं पढ़ा रहा। आई एम हैविंग ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। कई साल हो गए हमें यही जद्दोजहद करते करते, और यही हमारा पेशा रहा है। ऐसा नहीं है कि पहली बार आए पढ़ाने लगे तुम लोगों को मुंह उठाकर। तो इसलिए इस तरीके के बकवास कमेंट को हम बिल्कुल कभी नहीं सुनते, और ना आप लोग अपनी हिम्मत करें इस तरीके के कमेंट बोलने की। हम अपनी क्लास में सिर्फ वो सुनते जो हम सुनना चाहते, और वो सुनते जो बच्चों को बोलना चाहिए। अभी ये कह रहे हैं कैसे नोट्स बनाए सर, हम लोग कुछ लिखवाते नहीं सर आप। तो भाई तू इतना इतना में बोल रहा, बोर्ड भर रहा, तो ये सब लिख बैठ के अपने कॉपी में तुरंत की तुरंत। मैं इतना सारा बोर्ड से लिख रहा हूँ, तू इससे नोट कर ले। अगर भाई आप इससे नोट नहीं कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। हमें पता है कि बहुत सारे बच्चे बिल्कुल ढोर किस्म के होते हैं, जो गधे एक नंबर के, उनके लिए हमने पीडीएफ भी अपलोड करनी है। तो दोस्तों आप लोगों को पीडीएफ के द्वारा ये सारे नोट्स बहुत सुंदर राइटिंग में, हिंदी में अलग और इंग्लिश में अलग मिल जाएंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स की पीडीएफ अलग से मिलेंगी और मैक्रो इकोनॉमिक्स की पीडीएफ अलग से मिलेंगी। ठीक है अजीत यादव जी, और तू बिल्कुल ढोर है, नोट नहीं कर पा रहा, तो तुम्हारे ऐसे बच्चों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ये पीडीएफ्स प्रोवाइड कराते हैं। बाकी जो स्मार्ट बच्चे होते हैं जिनका सिलेक्शन होना होता है, और जो 100% सिलेक्शन लेते हैं, वो खुद मेहनत करते हैं, खुद खाना बनाते हैं और उसको खुद स्वादिष्ट तरीके से खाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको असली मजा लेना है अपने खाने का, तो बेटा खुद बनाना होगा। तो अपने नोट्स खुद बनाओ, जिससे तुम्हें पता होगा कि तुमने कौन सा पॉइंट कहाँ लिखा, कब राइट में लिखा, क्या लेफ्ट में लिखा। राइटिंग तुम्हारी होगी तो तुम्हें पढ़ने में भी बड़ा मजा आएगा। तो ये हमारा तुम्हारे लिए एक सजेशन है कि आप लोग अपनी रोटियां, अपना खाना खुद बनाइए, तब खाने में और आनंद आएगा। राइट, तो दोस्तों अदरवाइज तुम्हारे लिए हमने अलग से खाना बना रखा है अजीत जी, आप बिल्कुल खा लेना। यहाँ पर हमारी क्लास में कमेंट के द्वारा ढोरबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे कोई शब्द तुम्हें अनुचित लगे हों तो हमें माफ करना, अदरवाइज आगे चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब हम देखेंगे कि आखिर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कैसे करते हैं। नहीं मिल रहा था, लिव इट ऑफ। तो दोस्तों ओके सोनी जी, दोस्तों आखिर कैसे कंट्रोल करते हैं जरा ध्यान से सुनना। तो कैसे कंट्रोल करेंगे, तो देखिए इन्फ्लेशन के दौरान सरकार का उद्देश्य होगा कि मनी सप्लाई को हम देश से कम कर दें, और डिफ्लेशन के दौरान सरकार का उद्देश्य होगा कि मनी सप्लाई, मुद्रा की आपूर्ति को हम बढ़ा दें। राइट ना, ठीक है, चलते हैं आगे। तो अब दोस्तों मैंने आप लोगों को सारे के सारे एक्सपेंडिचर एक साथ लिख दिए, ये लीजिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब आप लोग अपना दिमाग लगाएं और जरा ध्यान से देखें और मुझे बताएं कि इन्फ्लेशन के समय सरकार के एक्सपेंडिचर कम होंगे या ज़्यादा होंगे। और आप लोग जरा एक बार नज़र भी डाल सकते हैं, ये रहे सरकार के एक्सपेंडिचर्स। देखिए दोस्तों ये है एक्सपेंडिचर। हर साल सरकार अपना करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, कहाँ, तो पब्लिक वर्क, लोक निर्माण पर, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस पर, पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याण पर। इसका मतलब है जैसे स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, सब्सिडीज पर, डिफेंस पर। दोस्तों ये रहे सरकार के सारे खर्चे आप लोगों के सामने। अब जल्दी से मुझे बताएं कि सरकार मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए न्यू नोट छापते हैं क्या? आशीष से ना बताइए। दोस्तों जल्दी से बताइए, ये रहे आपके सामने खर्चे।
और मुझे बताइए कि सरकार इन्फ्लेशन के समय, मुद्रास्फीति के समय अपने खर्चों को क्या करेगा, कम करेगा या ज्यादा करेगा? जल्दी से मुझे जवाब चाहिए, कम ऑन एवरीबॉडी। तो आखिर सरकार अपने खर्चों को क्या करेगा? तो इन्फ्लेशन के समय सरकार अपने खर्चों को कम कर देगा। तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को कम कर देगी। जिसे समझ में नहीं आया उसके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरा समझने की कोशिश करना। मान लो अगर सरकार ने अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, सरकार ने अपने व्यय कम किए, हाँ व्यय मान लो बढ़ाए, अगर मान लो सरकार ने अपने एक्सपेंडिचर्स बढ़ाए, तो अब जब सरकार अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी तो इसका मतलब है सरकार अपने अकाउंट से पैसे निकालेगी और दनादन देश में रोड्स बनाएगी, डैम्स बनाएगी, ब्रिजेस बनाएगी, मेट्रोज बनाएगी। तो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर बढ़ाने से हमारे देश में जो मनी सप्लाई है, जो मुद्रा की आपूर्ति है, वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। जब लोगों को 2-2 हजार स्कॉलरशिप दे रही है, वहाँ 20-20 हजार स्कॉलरशिप देगी। अगर सरकार अपने खर्चों को बढ़ाएगी तो इसका मतलब देश में मनी सप्लाई, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी। अगर दोस्तों मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी तो इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन, इसके द्वारा डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। देखो मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इसका मतलब है सरकार इन्फ्लेशन, आवाज चेक करना प्लीज, सरकार इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के समय पर क्या करने वाली है? अपने एक्सपेंडिचर को कम करने वाली है। चलिए दोस्तों एक बार हम फिर से नजर डालते हैं फिस्कल पॉलिसी में सरकार के एक्सपेंडिचर के अलावा अगर हम देखें गवर्नमेंट के रेवेन्यूज, सरकार के राजस्व भी हैं, जिसमें हम 3 पॉइंट्स पढ़े, एक तो टैक्सेस, दूसरा लोक ऋण और तीसरा डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। अब एक्सपेंडिचर की बात तो हो गई कि मुद्रास्फीति के समय सरकार अपने एक्सपेंडिचर को क्या करेगी दोस्तों? कम करेगी, राइट ना। अब दोस्तों देखते हैं नंबर 2, टैक्सेस, करों का सरकार क्या करेगी? टैक्सेस का क्या करेगी? सही है क्या? करों का क्या करेगी? टैक्सेस का क्या करेगी? सही है आवाज तो, थैंक यू साहिल। दोस्तों टैक्सेस का क्या करेगी? तो करों को आप सभी लोगों ने जवाब दिया है, जल्दी से मुझे जवाब दीजिए कि सरकार चाहती है कि देश का पैसा मेरे पास आ जाए, अर्थात देश में मनी सप्लाई, मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाए। अब जब सरकार देश में मनी सप्लाई, मुद्रा की आपूर्ति कम करना चाहती है तो जल्दी बताइए सरकार टैक्सेस, सरकार करों को क्या करेगी? बहुत बढ़िया निशांत कुमार जी, सरकार टैक्स रेट्स, कर की दर बढ़ा देगी और डिफ्लेशन में टैक्स रेट, कर की दर घटा देगी। क्योंकि दोस्तों बहुत बढ़िया नेम सिंह, अगर बहुत बढ़िया आशीष सिन्हा जी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। मोनिका भारती, साहिल शाही, सारे बच्चों के बहुत बढ़िया बेहतरीन जवाब हैं। दोस्तों अगर सरकार टैक्सेस को बढ़ा देती है, कर को बढ़ा देती है, इसका मतलब है लोगों को अब ज्यादा पैसा सरकार को टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। पंकज सिंह बिल्कुल सही जवाब। अगर दीपक कुमार एक्सीलेंट। दोस्तों अगर मान लो सरकार ने टैक्सेस बढ़ा दिए तो अब लोगों को अपना ज्यादा पैसा सरकार को देना पड़ेगा, तो लोगों के पास क्या होगा? मनी सप्लाई कम होगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। सिमिलरली इसी प्रकार से हम बात करते हैं पब्लिक बोरोइंग। जल्दी बताइए, पब्लिक बोरोइंग, सरकार लोक ऋण का क्या करेगी? सरकार पब्लिक बोरोइंग, लोक ऋण कम लेगी या लोक ऋण ज्यादा लेगी? ड्यूरिंग इन्फ्लेशन सरकार लोगों से बोरो कम करेगी या लोगों से ज्यादा बोरो करेगी? मुझे जल्दी से जवाब चाहिए। तो दोस्तों पब्लिक बोरोइंग्स भी ज्यादा हो जाएंगी। पब्लिक बोरोइंग ज्यादा हो जाएगी का मतलब है सरकार लोगों से ज्यादा बोरो करेगी। अगर लोगों से ज्यादा बोरो करेगी इसका मतलब है लोगों का ज्यादा पैसा किसके पास पहुंच गया? सरकार के पास पहुंच गया। अगर सरकार के पास लोगों का ज्यादा पैसा पहुंचेगा तो लोगों के पास मनी सप्लाई कम होगी, लोगों की डिमांड, मांग कम होगी और कीमतें कम होने लगेंगी। यही अपन को करना है। एंड दोस्तों यहाँ पर जो लास्ट टर्म है वो है डिसइन्वेस्टमेंट, वो है विनिवेश। दोस्तों जल्दी से बताइए, जो डिसइन्वेस्टमेंट है, जो विनिवेश है, इसका क्या होगा? जो डिसइन्वेस्टमेंट, जैसे कि आप लोगों को याद होगा, हमने देखिए यहाँ पर राजकोषीय नीति में पढ़ा कि एक तो सरकार के टैक्सेस, कर, दूसरा पब्लिक बोरोइंग्स और तीसरा डिसइन्वेस्टमेंट। तो हमने देख लिया कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर इन्फ्लेशन के समय कम होते हैं, टैक्स रेट्स इन्फ्लेशन के समय बढ़ते हैं, पब्लिक बोरोइंग्स भी इन्फ्लेशन के समय बढ़ती हैं। अब लास्ट है डिसइन्वेस्टमेंट। तो जो विनिवेश है, जो डिसइन्वेस्टमेंट है, आखिर इसका क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिए। तो जो डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश भी बढ़ेगा, विनिवेश भी ज्यादा होगा। बहुत सही जवाब दिए दोस्तों आप लोगों ने। तो जो डिसइन्वेस्टमेंट है, जो विनिवेश है, वो भी क्या होगा? बढ़ेगा
और विनिवेश भी बढ़ेगा। आखिर डिसइन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ेगा वो मैं जरा समझाने की कोशिश करता हूँ और आप लोग जरा समझने की कोशिश करिए। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम, यहाँ ज़्यादा, यहाँ टैक्सेस ज़्यादा, यहाँ टैक्सेस कम, पब्लिक बोरोइंग ज़्यादा, पब्लिक बोरोइंग कम, डिसइन्वेस्टमेंट ज़्यादा, डिसइन्वेस्टमेंट कम। जिसको समझ में नहीं आया वो मुझसे समझे। अगर मान लो सरकार ज़्यादा से ज़्यादा डिसइन्वेस्टमेंट करती है, अर्थात विनिवेश, अर्थात अपने सेक्टर्स के शेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर्स में बेचती है, तो इससे ये होगा कि अगर मान लो जितने ज़्यादा सरकार अपने सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर में बेचेगी उतना ज़्यादा कंट्री का पैसा गवर्नमेंट के पास पहुंचेगा। अब कंट्री का पैसा स्क्वीज्ड होकर सरकार के पास पहुंचेगा, तो अपन को इन्फ्लेशन के दौरान यही तो करना था कि मनी सप्लाई अपन को कम करनी थी, बिकॉज मार्केट में मनी कम होगी। यस निशान, बिल्कुल सही। सो दोस्तों, दिस इज कॉल्ड द फिस्कल पॉलिसी का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, राजकोषीय नीति का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, अर्थात राजकोषीय नीति क्या होती है हम सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ने वाले थे, आखिर राजकोषीय नीति के जरिए कंट्रोल कैसे होता है हमें ये भी पढ़ना था, तो वो आपके सामने है। अब चलते हैं दोस्तों सुपर एडवांस के भी ऊपर अभी चलते हैं, यूपीएससी लेवल टच करते हैं, देखिए कैसे, और किसी भी पीसीएस में और हाई लेवल क्वेश्चन। देखिए आप क्वेश्चन तो समझ ही गए होंगे अपने आप। क्वेश्चन आएगा कि ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी कंडीशन इन द इकोनॉमी, या फॉर टू कर्व द इन्फ्लेशनरी कंडीशन इन द इकोनॉमी, के टू कर्व द इन्फ्लेशनरी कंडीशन इन द इकोनॉमी द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स वुड। दोस्तों लिखा होगा कि देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की अवस्था को नियंत्रण करने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स वुड, मतलब सरकार के व्यय होंगे। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इतने जल्दी जल्दी निकल रहे क्या? ठीक है, चलिए निकलिए। तो हाँ, अच्छा वो मुझे दे दो, पिक दे दो वो वाली। अच्छा कहाँ है? ओके दोस्तों, हाँ तो दोस्तों ये तो बात हुई। तो दोस्तों इससे क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे आएंगे। अभी एक लेवल हाई दिखाते हो, एडवांस से एडवांस ऊपर चलते हैं। देखिए अब मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, जो मुझे दिख रहा है वो आप देखिए। यूपीएससी अच्छे स्टेट पीसीएस में क्या क्वेश्चन पूछा गया, देखिए दोस्तों। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के समय सरकार अपने एक्सपेंडिचर्स को कर रही है कम, ऑब्जर्व करें, और गवर्नमेंट के जितने भी रेवेन्यू के सोर्सेज हैं, जितने भी राजस्व के जरिए हैं, तो इन सारे सोर्सेज को बढ़ा रही है। तो आप लोग जरा ऑब्जर्व करिए और वो देखिए जो मुझे दिख रहा है, और आप लोग भी देखने की कोशिश करिए कि गवर्नमेंट इन्फ्लेशन के समय, मुद्रास्फीति के समय सरकार के जो एक्सपेंडिचर्स हैं, सरकार के जो व्यय हैं वो क्या है, कम है, और सरकार के जो रेवेन्यूज हैं, सरकार के जो राजस्व हैं वो क्या है, ज्यादा है। अगर दोस्तों सरकार के एक्सपेंडिचर कम हो और रेवेन्यूज ज्यादा हो, तो इसे इकोनॉमिक्स की भाषा में, इसे अर्थशास्त्र की भाषा में हम लोगों ने एक नाम दिया है। और जब सरकार के खर्चे कम है और राजस्व आय ज्यादा है, तो सरकार सरप्लस में है, सरकार फायदे में है, तो इसे हम लोग सरप्लस बजट, इसे हम लोग अधिक बजट, इसे हम लोग फायदे का बजट, इसे हम लोग अनुकूल बजट कहते हैं। दोस्तों ड्यूरिंग इन्फ्लेशन सरकार की जो बजटरी पॉलिसी होगी, आप लोग याद करिए, देखिए इसी को फिस्कल पॉलिसी को ही हम लोग ने एक नाम दिया था, बजटरी पॉलिसी। तो जब बजटरी पॉलिसी नाम दिया है, तो इसका मतलब आप लोग सीखिए कि इन्फ्लेशन के समय, मुद्रास्फीति के समय सरकार का जो बजट होगा वो कैसा होगा, सरप्लस में होगा, अधिक बजट की अवस्था होगी। सर क्यों, बस 2 मिनट। सरकार का बजट सरप्लस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे सरकार के एक्सपेंडिचर्स क्या हैं, ज्यादा हैं, और कम है, और रेवेन्यूज क्या हैं, ज्यादा है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए डिफ्लेशन में सरकार के एक्सपेंडिचर्स कम हो रहे हैं और सरकार की इनकम, रेवेन्यूज, एक्सपेंडिचर ज्यादा और रेवेन्यू कम। तो आप लोग देखिए कि अगर सरकार के एक्सपेंडिचर व्यय ज्यादा है और रेवेन्यूज कम है, इनकम कम है, तो सरकार फायदे में है, नुकसान। अगर दोस्तों मेरे घाटे ज्यादा हो जाए और मेरे पास रेवेन्यू कम आए, तो मैं नुकसान में रहूंगा, और इसे हम कहेंगे डेफिसिट बजट, और हिंदी में कहेंगे दोस्तों घाटे का बजट।
तो जो डेफिसिट बजट है घाटे का बजट है, तो इसको कहेंगे बजट ये घाटा या घाटे का बजट। तो एक एग्जाम में थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यूपीएससी टाइप। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी कंडीशन इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के समय व्हाट काइंड ऑफ बजट वुड बी देयर यूज बाय द गवर्नमेंट, कि सरकार के द्वारा किस प्रकार के बजट का प्रयोग होगा। तो सरकार के द्वारा किस प्रकार के बजट का प्रयोग होगा तो उसे हम कहेंगे सरप्लस बजट। और अगर देखें डिफ्लेशनरी कंडीशन, अब स्थिति की अवस्था में सरकार कैसा बजट प्रयोग करेगी, तो डेफिसिट बजट, घाटे का बजट प्रयोग करेगी। तो दोस्तों दिस इज कॉल्ड द इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का नियंत्रण विद द हेल्प ऑफ फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति के जरिए सरकार आखिर कैसे मुद्रास्फीति और अपस्फीति का नियंत्रण करती है, ये हमने सीख लिया। दोस्तों जो हमने यहाँ पर देखा, ये देखिए जो हमने पढ़ा एनएससी गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और जो हमने पढ़ा केवीपी किसान विकास पत्रा। दोस्तों जो एनएससी और केवीपी है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और किसान विकास पत्र, तो दोस्तों ये हमने देखे। अगर मैं आपको लोगों को एक बार में बताऊं तो जो एनएससी और केवीपी है, देखिए दोस्तों जो ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, जो एनएससी और केवीपी हैं, इन्हें हम लोग एक नाम से और जानते हैं, इन्हें हम लोग स्मॉल सेविंग स्कीम्स भी कहते हैं अपने कंट्री की, स्मॉल सेविंग स्कीम्स। और आप लोगों को बता दूं ये स्मॉल सेविंग स्कीम्स पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध होती हैं। अब इन स्मॉल सेविंग स्कीम्स में क्या क्या चीजें आती हैं मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहूंगा, वो ये रही हैं आप लोगों के सिस्टम पर। तो आप लोग जरा देख लीजिए, ये है सरकार की पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, तो स्मॉल सेविंग स्कीम्स में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सेविंग डिपॉजिट्स। सेविंग डिपॉजिट्स में क्या क्या है आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो सेविंग डिपॉजिट्स में हम लोग जो पैसा डिपॉजिट हो रहा है सेविंग अकाउंट, सेविंग डिपॉजिट का मतलब यहाँ पे सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट में सरकार इस समय इंटरेस्ट दे रही है 4.0%। हाँ, इस समय 4.0 और पहले भी 4.0% था। दूसरा है दोस्तों, सरकार ये 3 टाइप्स के डिपॉजिट देती है पोस्ट ऑफिस में, 4 या 5 टाइप, ये इस तरीके के टाइम डिपॉजिट्स। देखिए कौन कौन से, ये तो हो गया सेविंग अकाउंट, सबसे पहला वाला सेविंग अकाउंट, राइट। दूसरा हो गया 1 साल का डिपॉजिट, 2 साल का डिपॉजिट, 3 साल का डिपॉजिट, 5 इयर्स डिपॉजिट। देखिए ये हो गए सरकार के एफडी, एक्सक्लूसिव जो एफडीज हैं, जो फिक्स डिपॉजिट्स हैं। जैसे 1 साल में एफडी कराओगे तो 7 पॉइंट इंटरेस्ट था, अब 6.9 हो गया, एक पॉइंट कम हो गया। इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। अगर आप 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस में एफडी कराना चाहते हैं इस समय, तो आप लोगों का पहले ब्याज दर 7.8 था, लेकिन इस समय ब्याज दर 7.7% है, राइट ना। अगर आप ये देखिए, ये है आरडी। आरडी का मतलब रिकरिंग डिपॉजिट, जो नहीं जानते वो मुझसे सीख लें। आरडी का मतलब है बार बार पैसा डिपॉजिट करना। तो दोस्तों रिकरिंग, आवर्ती जमाएं। अगर आप 5 साल के लिए एफडी करवाइए, एफडी का मतलब होता है आपने कहा कि मैं हर महीने 1-1 हजार रुपए जमा करूंगा 5 साल तक के लिए, तो ये हो जाएगा 5 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट। इसमें क्या है, पहले 7.3% का इंटरेस्ट था, अभी 7.2 हो गया। 0.1% सरकार ने इंटरेस्ट 1 जुलाई को कम कर दिया। कब तक के लिए, 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक के लिए, राइट। ये देखिए एक और स्कीम है जिसे हम बोलते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, आप इसमें गौर से देख पा रहे होंगे, इसमें 8.7% था, अब 8.6% हो गया। इसके अलावा 5 ईयर मंथली स्कीम अकाउंट, एक 5 साल मंथली स्कीम, मंथली आप 5 साल के लिए जमा करिए, पहले 7.67 था, अब 7.6 हो गया। 5 साल एनएससी, जो मैंने आपको पढ़ाया नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, तो एनएससी पहले 8% था, अब 7.9% हो गया, राइट। अगर हम देखें एक और होता पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ पोस्ट ऑफिस में 15 सालों के लिए होता है, इसमें भी पहले 8% था, अब इसमें 7.9 हो गया। देखिए किसान विकास पत्रा, जो केवीपी है, किसान विकास पत्रा 7.7% था, अब 7.6% हो गया ना। एक और सुकन्या समृद्धि योजना, आप लोगों ने सुना होगा, पोस्ट ऑफिस में चलती है सुकन्या समृद्धि योजना, SSY। तो सुकन्या समृद्धि योजना में भी पैसा डिपॉजिट होता है, तो पहले 8.5% ब्याज था, 8.4% हो गया। तो इसको हम बोलते हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स। और जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स है दोस्तों, ये स्मॉल सेविंग स्कीम्स हर 3 महीने में चेंज होती हैं, और इसमें बजटरी पॉलिसी का एक हिस्सा शामिल होता है, और जिस पॉलिसी को हम लोग कहते हैं
क्या, तो इसमें बजटरी पॉलिसी का ये वाला हिस्सा शामिल होता है, सिर्फ इतना सा। तो ये जो गवर्नमेंट सेविंग स्कीम, स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, तो ये वाला पब्लिक बोरोइंग्स या पब्लिक ये बॉन्ड्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स, राइट। तो ये रहा कंप्लीट फिस्कल पॉलिसी। कमेंट के द्वारा जल्दी से मुझे बताएं कि आप लोगों को राजकोषीय नीति में कितना मजा आया और मौज मिली या नहीं मिली। तो दोस्तों हम लोगों ने आज की क्लास में ये डिस्कस कर लिया कि आखिर सबसे पहले स्टार्ट किया कि फिस्कल पॉलिसी है क्या, फिर बात किया एनएससी क्या होता, फिर बात किया केवीपी क्या होता। फिस्कल पॉलिसी में देखा कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं जैसे रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, मेट्रोज, हाँ, सब्सिडीज, डिफेंस, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, हाँ, इस जो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज हैं, टैक्स, पब्लिक बोरोइंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश देखा। एनएससी के बारे में डिटेल में पढ़ा, केवीपी के बारे में डिटेल में पढ़ा, लास्ट में देखा कि आखिर इनका यूज क्या है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को सेम पीडीएफ बनाऊंगा और सेम चीज और आप लोगों के वेबसाइट में पोस्ट करूंगा, आप लोगों के ऐप में। प्रेमचंद्र जी ने, निशांत जी ने कहा, दीपक कुमार कह रहे हैं हा हा हा, क्या मजा आ गया भाई। भाई एक काम करिए, चलिए जल्दी से। अब दोस्तों 5 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद स्टार्ट करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, और जबरदस्त तरीके से सिखाएंगे कि मौद्रिक नीति क्या है। ओके, तो ब्रेक के बाद मिलते हैं दोस्तों, जस्ट 5 मिनट का ब्रेक, और ब्रेक के बाद मिलेंगे, फिर आपके साथ मौद्रिक नीति सिखाएंगे आप लोगों को, राइट।